हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियली आंसर के साथ 2024 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2023 का भी मैंने यूट्यूब पे करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 आप यूट्यूब पे सर्च करके आप वीडियो देख सकते हो। आज का वीडियो हम 2024 का जो पेपर हुआ था 19 जून 2024 का, उसका आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम जो 2025 में जो पेपर होने वाला है उस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपको पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप 2023 और 24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो आसानी से आपके पेपर में 30 से 40 क्वेश्चन सेम टू सेम आपके 2025 में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम है, जो आपको 2023 और 24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्याख्या सहित मिलेगा, साथ में 10 प्रैक्टिस सेट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेम पैटर्न पे दिया जा रहा है, सिर्फ 251 पे। अगर आपका पेपर जो आने वाला है बिहार स्टेट को लेकर अगर सच में सीरियस हो तो इसे जरूर कंप्लीट करके जाना। 2023 और 24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है करके जाना, और साथ में 10 प्रैक्टिस सेट जो आपके सेम पैटर्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। साथ में आपको कंप्लीट अगर नोट चाहिए जिसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो हम टोटल आपको 2000 प्लस दे रहे हैं, जो अभी तक जितने भी क्लास आप पहले से देखते आ रहे हो, जब 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, चाहे आप बीपीएससी तैयारी प्रो की तैयारी कर रहे हो चाहे आप स्टेट का। कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। कंप्लीट नोट्स आपको 500 में मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस 10 प्रैक्टिस है सिर्फ 251 में, जो आप लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो साथ में आपको मिलेगा 19/6/2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 13/9/2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ 251 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वो प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम सभी कार्य घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है परिवीक्षण विवाह, ऑप्शन बी है प्रायोगिक विवाह, सहचर विवाह, या इनमें से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो 20 से 30 क्वेश्चन आपको सिर्फ 24 से, और 23 का कर लेते हो 30 से 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। सेकेंड क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था और कब गढ़ा गया था? दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, किसके द्वारा और कब गढ़ा गया था। मैंने ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कराया होगा आपने प्रैक्टिस सेट में। 1838, 1732, 1835 या 1650। इस क्वेश्चन को फिर से याद रखना, अगला बार पेपर में फिर से पूछा जाएगा। 1838 आपका राइट आंसर होगा, जब समाजशास्त्र को शब्द को गढ़ा गया था किसके द्वारा? तो आपके अगस्त कम्टे के द्वारा इसे गढ़ा गया था। कौन सा शब्द है? तो लैटिन वर्ड है आपका समाजशास्त्र, इसे भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि समाजशास्त्र शब्द में लोगों का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है विज्ञान अध्ययन, सामाजिक, समाज या साथी। हर क्वेश्चन को काफी डिटेल में यहाँ पर व्याख्या सहित आपको दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है लोगो का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रीक शब्द आपका लोगो है और सोशियस जो वर्ड है वो आपका लैटिन शब्द है। अगर पूछ ले कि जो सोशोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सोशियस और लोगोज, सोशियस कौन सा शब्द है? तो आपका लैटिन शब्द है, और लोगोस कौन सा शब्द है? तो आपका ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ होता है समाज का अध्ययन। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साइंस और स्टडी, विज्ञान का अध्ययन ही आपका समाजशास्त्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हो हर काफी व्याख्या सही दिया गया है, आप इसे अच्छे से कंप्लीट समझ के पढ़ लेते हो, इससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे आप आसानी से बना पाओगे।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स किसके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट बियरस्टेड, एम एफ निमकॉफ, मुजफ्फर शरीफ या डब्ल्यू जी आगबॉन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फर शरीफ। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा सिद्धांत परियोश को व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं को विश्लेषण करता है। पहला ऑप्शन है समाजशास्त्री कल्पना, शिकागो स्कूल, सिंथेटिक स्कूल या औपचारिक स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजशास्त्री कल्पना। क्वेश्चन नंबर 6 जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और प्राथमिक या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, जब कोई भी डाटा जब मूल स्थान से हम प्राप्त करते हैं उसे हम प्राइमरी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है वो स्थान व्यक्ति जहां पर साधन कोई भी जानकारी डाटा पहली बार उत्पन्न होती है उसे हम प्राइमरी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि शोध की जानकारी क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन गुणात्मक, ऑप्शन बी है मात्रात्मक या ऑप्शन नंबर सी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 कम्टे द्वारा प्रतिपादित सामाजिक गतिशीलता का विचार किसके द्वारा संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन समाजशास्त्र, सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक विचार। तो इस क्वेश्चन को फिर से याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो सोशल चेंजेज है वो आपके अगस्त कम्टे द्वारा इसे डायनामिक परपोनेट किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जा सकते हैं कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्त कम्टे को माना जाता है, इसे भी याद रखना। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगस्त कम्टे ने धर्म को प्रेम का नाम दिया है डैश, भगवान, पैसा, पूजा या मानवता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमनिटी। ठीक है, रिलीजन ऑफ ह्यूमनिटी समाजशास्त्रीय दर्शन में मानवतागत धर्म अगस्त कम्टे द्वारा इसे माना जाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो भी आपको आंसर बताया जा रहा है ये सारे आंसर आपके ऑफिशियली आंसर है, कोई भी अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, तो सारे आंसर को आप ऑफिशियली आंसर मानना जो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्य की वस्तु के रूप में मानना है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। गिन्सबर्ग, सीमेल, आगबन या एमिल दुर्खिम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमिल दुर्खिम। अगला क्वेश्चन है द सोशल सिस्टम 1951 की प्रसिद्ध कृति क्या है। एमिल दुर्खिम, मैक्स वेबर, टालकोट पार्सन्स या आर के मटन। द सोशल सिस्टम के राइटर कौन है जो 1951 में प्रकाशित हुई थी, आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन को याद रखना, मैंने कई बार मल्टीपल टाइम इस पुस्तक के बारे में आपको प्रैक्टिस कराया भी है और बताया भी था। इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टालकोट पार्सन्स। उनकी कुछ और फेमस पुस्तक है जैसे कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन 3 पुस्तक के राइटर का नाम पूछ ले आने वाले पेपर में, तो आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर रखना। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि सामाजिक अंतक्रिया समूह आदि का अध्ययन डैश समाजशास्त्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन शहरी, मैक्रो, लागू या माइक्रो।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो। अगस्त कॉम्टे के सकारात्मकवाद किस पर आधारित है? वास्तविक घटना पर, काल्पनिक घटना पर, अलौकिक पर या भौतिकवाद पर? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक घटना पर। क्वेश्चन नंबर 14, द कोर्स ऑफ फिलोसफी जो अगस्त कॉम्टे द्वारा लिखित पुस्तकों की एक श्रृंखला है का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है मिशेल, ऑप्शन बी है हैरियट, ऑप्शन नंबर सी है पियरे या ऑप्शन नंबर डी टालकॉट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि सामाजिक संरचना क्या है। मैंने जस्ट आपको कुछ टाइम पहले ही इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया था कि व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर। तीन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूह और रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करता है उसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संरचना में शामिल नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में शामिल नहीं है पूछा गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 16 को बहुत का आंसर ए आ रहा है जो उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन, यह एक प्रतिरूपित प्रणाली है, यह एक पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित है। ऑप्शन सी, ये व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से आकार लेता है या ऑप्शन नंबर डी, ये आपस में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर बताइए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिमांड आपको काफ़ी टाइम से था और मैंने काफ़ी मुश्किल से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपके एग्जाम तक डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो डेली इसे कंटिन्यू किया जाए तो प्लीज़ आपका सपोर्ट और आपका लाइक हमें काफ़ी ज़रूरत है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनैलिज्म। ऑप्शन को पढ़िए, थोड़ा सा लेंदी है ऑप्शन तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है जो कि सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनैलिज्म। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि अहिंसक अपराधों में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन, लागू करना, ऑप्शन नंबर बी है बल का खतरा, ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति की चोरी या ऑप्शन नंबर डी अपराध करना। तो याद रखिएगा अहिंसक अपराधों में आपके संपत्ति की चोरी करना इसमें शामिल है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि किस समूह में नेता किस पर निर्भर नहीं होता है। पहला ऑप्शन, सत्तावादी दृष्टिकोण, जिम्मेदारी का वितरण, व्यक्तिगत सदस्यों के साथ तालमेल या समूह की गतिशीलता को समझना। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, और प्रमुख समाजशास्त्री कौन है जिन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक अस्थिकरण के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण किया है? पहला ऑप्शन है किंग्सले डेविस और विल्बर्ट यूमूरे। ऑप्शन नंबर बी है घुरी और थॉमस मूर, मैक्स वेबर और कॉल मार्क्स, या पार्सन्स और कोशर। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा और हमें टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो थोड़ा सा फास्ट हमें चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं एंग्लो इंडियंस के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? पहला ऑप्शन है पार्ट एक्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स बी। सेकेंड ऑप्शन है एक्स आई वी। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है। तो बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है? आर्टिकल 330 ए, आर्टिकल 332, आर्टिकल 335 या आर्टिकल 338? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जाति आयोग नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो कि एनसीएससी का फुल फॉर्म है, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी आर्टिकल 338, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा विवाद हो गया था, क्योंकि इसमें दो आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और ऑप्शन नंबर सी नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सामाजिक न्याय और समावेशन को सुनिश्चित करने के विभिन्न आयोग बनाए गए हैं। इसलिए इस ऑप्शन को जो बिहार स्टेट है ऑप्शन नंबर ए माना था, लेकिन बाद में इसे ए और सी दोनों को राइट आंसर माना गया था। तो जो भी ए और सी आंसर टेक आउट किए थे, दोनों का आंसर सही हुआ था। तो आप किसी दोनों को भी आंसर आप ऑफिशियली ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि डेविस और मूर के किस पेपर में अस्थिकरण में कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि सामाजिक अस्थिकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर का क्या आग्रह क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक असमानता, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक विभाजन, समानता या वर्गीकरण। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी आर अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, लाइबिलिटी, इक्वलिटी एंड भाईचारा। आपके बी आर अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के तीन मुख्य घटक हैं, इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित में संबंधित मुद्दों का समाधान करना क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका सबका राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था किस पर आधारित है? धर्म पर, इंडोगैमी पर, विवाह पर या आपके क्षेत्र पर?
क्वेश्चन काफी आसान है, आपको पता होगा कि जाति व्यवस्था अभी भी आपके धर्म पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री का उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, अनुलोमा या प्रतिलोमा। तो मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया होगा कि हाइपरगेमी एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसमें कोई महिला अपने उच्च कास्ट या उच्च जाति से विवाह करती है किसी भी पुरुष से, तो उसे मुख्य रूप से हिंदू समाज में जाति व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम से इसे जुड़ा माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे याद रखना, फिर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति के स्त्री से विवाह करना क्या कहलाता है? मतलब अगर कोई लड़का उच्च जाति से है और लड़की नीच मतलब छोटी जाति की है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। जैसे कि लड़का उच्च जाति को तो उसे हम हाइपरगैमी कहते हैं, लेकिन लड़का उच्च जाति को और शादी करता है छोटी कास्ट में, तो उसे क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। तो उसे कहेंगे हम हाइपर गेमी। ठीक है, हाइपर गेमी। जब लड़की छोटी कास्ट की हो, लड़का उच्च कास्ट की हो, तो उसे हम हाइपर गेमी कहेंगे। ठीक है, इसे याद रखना। और जब एक लड़की उच्च कास्ट में शादी करे, तो उसे कहते हैं हाइपर गेमी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जाति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से, स्पेनिश से, पुर्तगाली से या आपके ग्रीक से? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो कास्ट वर्ड है वो कास्टा से बना हुआ है, कास्टा। ठीक है, याद रखिएगा, कास्टा से वर्ड से बना हुआ है। कास्टा का अर्थ होता है वंश या आपके शुद्ध नस्ल। ठीक है, तो इस किस वर्ड से बना है? तो आपके पुर्तगाली वर्ड से बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घुरे की उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें भारत में जाति व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है भारतीय साधु, भारत में जाति व्यवस्था, भारत में जाति और नस्ल या आपके भारत में रिश्तेदारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है, यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजे और भतीजियों के जीवन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त होता है, तो रिश्तेदारी के उपयोग को डैश कहा जाता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। मुस्लिम विवाह में एक पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है, ये तो उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। दहेज, मुबारक, खुला या तलाक? तो जो भी आंसर डी बता रहे हैं, तलाक या फिर दहेज आंसर आ रहे हैं, उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुला। क्योंकि मुस्लिम विवाह एक पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक मानी जाती है, अगर अपने पति से शादी से मुक्ति पाना चाहती है तो उसे हम खुला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वो प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने और अनुमति दी जाती है और शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य मिश्रण की सुविधा दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ये सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था और एक क्वेश्चन सेम रिपीट है 2 बार। तो इसको बिना टाइम वेस्ट हुए आपको आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर हमने ए माना था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ग के भीतर विवाह करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अंतर विवाह या आपका ऑप्शन नंबर बी है एक्सोगेमी या ऑप्शन नंबर सी है आपके अनाचार वर्जित या ऑप्शन नंबर डी है सोरोरेट। इसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। और मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया भी, जब आप किसी भी कास्ट में अपने कास्ट के अंदर आप उसे विवाह करते हो, उसे कहते हैं अंतर विवाह एंडोगेमी। तो बिना टाइम वेस्ट के आप इसे आंसर ऑप्शन ए मान सकते हो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपको बताना है कि डैश को बहुविवाह और बहुपतित्व के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन विवाह आप वितरित कर, सोरोरेट या समूह विवाह।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। जब विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के निवास स्थान पर रहता है, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 40 आपको बताना है कि वो परिवार जिसमें आपके पति और पत्नी, उनके संतानों और विवाह के माध्यम से आपके अन्य रिश्तेदारों एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? देखो, क्वेश्चन आंसर याद करना अच्छी बात है, लेकिन जो उसमें आपका व्याख्या दिया गया है उसे बिल्कुल मिस मत करना। उसे अच्छे से पढ़ोगे तभी जाकर सेम पैटर्न पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो आपको आसानी होगा क्वेश्चन का आंसर बताने में, क्योंकि व्याख्या पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझकर पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आंसर सिर्फ याद करोगे तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और आंसर टिक आउट करोगे, लेकिन क्वेश्चन को में थोड़ा सा भी अगर लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाए तो आप इसमें गलत आंसर टेक आउट कर दोगे। इसलिए क्वेश्चन को और व्याख्या जो आंसर है उसे समझकर पढ़ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 40 का बहुत का आंसर ए आ रहा है, जो बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है औपचारिक संगठन के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? ऑप्शन पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संगठन की योजना प्रबंधन द्वारा इसे बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 जनवरी, 27 फरवरी, 27 मार्च या 27 अप्रैल? एनजीओ, याद रखिएगा एनजीओ आपको हमेशा 27 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। राजनीतिक दल समाज में मौलिक डैश को प्रतिबंधित करते हैं, पार्टी समाज की एक हिस्सा होती है और इस प्रकार उनमें भागीदारी शामिल होती है। पहला ऑप्शन सामाजिक विभाजन, आर्थिक प्रभाग, धार्मिक विभाजन या आपके राजनीतिक विभाजन। क्वेश्चन 43 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, पॉलिटिकल डिवीजन। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में डैश सरकार को किसी भी अन्य रूप से कई बेहतर है? धर्मतंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही या लोकतंत्र? तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन काफी लेंदी है, आपको बताना है कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है यहाँ पर, और इसी में से आपका कोई एक राइट आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर का मुख्य अंतर क्या है। तो आपको पता नहीं शायद पूरा प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें जो राइट आंसर ऑफिशियली बिहार स्टेट ने माना था वो ऑप्शन सी को माना था, जो कि औपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता होते हैं और जो आपके अनौपचारिक होते हैं संगठन के मामले में प्रबंधक नेता भी हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं, क्योंकि नेता समूह के द्वारा ऐसे चुने जाते हैं। ये आपका मेन डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि युवा प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मूल्य को प्रति जागरूक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति या जनता की राय। तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, डैश गरीब वो लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं? पहला ऑप्शन कभी कभी, क्रॉनिक, मंथन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्रॉनिक। गरीब वो लोग होते हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन सा अस्थायी गरीब का हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मंथन गरीब और कभी कभी दोनों सही हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 49 आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है। पहला ऑप्शन श्रम का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है निजी संपत्ति की संस्था, ऑप्शन नंबर आपका सी है वाणिज्यिक संपत्तियों का नकद घाटजोड़, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आप यहाँ देख सकते हो कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव के कारण बहुत हो सकते हैं, जैसे कि श्रम का विभाजन, निजी संपत्ति की संस्था, वाणिज्यिक संबंधों की गठजोड़, श्रम की प्रक्रिया में दोहराव और उबाऊ काम, या श्रम का वस्तुकरण। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपको बताना है कि समान वेतन अधिनियम क्या दर्शाता है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समान वेतन अधिनियम 1976 में इसे लाया गया था। समान वेतन अधिनियम 1976 में भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसमें पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 51 आपको बताना है कि शिक्षा के निजीकरण निम्नलिखित में किसका परिणाम है। पहला ऑप्शन शहरीकरण, वैश्वीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, या जनसंख्या में वृद्धि। टोटल अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और हमें 51 क्वेश्चन और करने हैं, तो प्लीज़ वीडियो तक बने रहना लास्ट तक, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहो, क्योंकि आपका लाइक हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमें मोटिवेट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र के अनुसार धन और आय संपत्ति क्या है। सामाजिक पूंजी है, या आपका ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक पूंजी, या ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक पूंजी, या ऑप्शन नंबर डी है प्रतीकात्मक पूंजी। समाजशास्त्र के अनुसार धन आय संपत्ति क्या है। तो पहला ऑप्शन है सोशल कैपिटल, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, या प्रतीकात्मक पूंजी। तो याद रखिएगा समाजशास्त्र में आपका इकोनॉमिक कैपिटल का अर्थ उन सभी आर्थिक संसाधनों में से एक माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। भूमि, श्रम, पैसा और पूंजी। क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कारक नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी मनी। याद रखिएगा उत्पादन प्रक्रिया में चार आपके प्रमुख कारक होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका उद्यमिता। क्वेश्चन नंबर 54 आपको बताना है कि व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्थाओं के तीन प्रमुख गुण किसने बताए। मैक्स वेबर, बादाम, सिमेल, या कोशर। तो यहाँ बादाम नहीं होगा, बादाम हिंदी में ट्रांसलेट किया गया जिसको बादाम आ जाएगा। अल्मोंड एक आपके वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा इसे बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत राज्यवीन समाज की अवधारणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में कौन सी विशेषता उत्कृष्ट शासन की नहीं है। पहला ऑप्शन जवाबदेही, ऑप्शन नंबर बी है प्रादेशिकता, ऑप्शन सी है कानून का शासन, या ऑप्शन नंबर डी है रेड टैपिज्म।
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि जो आपका लाल फीटसाई उत्कृष्ट शासन की विशेषता नहीं मानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिजात्यवादी सिद्धांत मानता है कि सत्ता सदैव किसके हाथों पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगाया गया था? 350, 420, 352 या 370? फिर से मैं आपको बता दूं कि जो अभी हम कर रहे हैं बिहार स्टेट 2024 का पेपर कर रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 2025 एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इससे 20 से 30 क्वेश्चन आपको डिटो मैच करता है। तो ऑप्शन 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 352। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान कौन सा संशोधन पारित किया गया था? 40, 42, 44 या आपके 46? तो याद रखिएगा आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, जो कि 1976 में इसे पारित किया गया था। तो आप ईयर भी याद रखना, 1976 में पारित किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 60 आपको बताना कि प्रतिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति, ये कथन किसका है? प्लेटो का, मास्को का, हेनरी फेयोल का या मैकेले का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हेनरी फेयोल। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1961 में, 1982 में, 1985 या 2001 में? तो याद रखिएगा सबसे पहली बार आपकी ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में लागू की गई थी, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे बाद में बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से इसे जाने लगा। तो इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामवेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? तो याद रखिएगा विकलांग और जितने भी आपके सामान्य छात्र हैं, दोनों को एक समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना आपका समावेशी शिक्षा बोला जाता है, जो आपने आर्ट्स और टीचिंग में पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय माना जाता है? पहला ऑप्शन यूजीसी, एमएचआरडी, एनसीटी या एनसीईआरटी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, एनसीटीई, जिसकी स्थापना 1995 में आपके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम द्वारा इसे तहत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा दर्शन मनुष्य सभी चीजों का माप है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा समर्थन करता है? क्वेश्चन नंबर 64। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में क्या शामिल है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद या प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और विविधता सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन एक क्षेत्र है व्यवहारिक दर्शन का, शुद्ध दर्शन का, प्राकृतिक दर्शन का या सामाजिक दर्शन का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्लाइड फिलोसफी। भेदभाव, असमानता और पदानुक्रम के आधार पर समाज के लोगों में विभाजन क्या है?
क्वेश्चन 67 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन आसान पूछे नहीं गए थे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी से क्वेश्चन जरूर रट के जाना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपको मॉडरेट लेवल का है, ना आसान है ना काफ़ी हार्ड है, मॉडरेट टू हाई है, जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सिख धर्म की प्रमुख संस्थापक किसे माना जाता है? यीशु मसीह को, गुरु नानक को, पैगंबर मोहम्मद को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, गुरु नानक, जिनकी जन्म 1469 माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। डैश कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि राजनीति के धर्म से प्राप्त नैतिकता द्वारा इसे निर्देशित होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सी, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, या गांधी जी, या आपके नेहरू। तो क्वेश्चन 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, नेहरू। सॉरी, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से रेड करना पड़ेगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गांधी जी, नेहरू नहीं होगा। ठीक है, गांधी जी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि धर्म के कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है दिव्यता, पूजा, आस्था, या आपके धर्म। तो याद रखिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली आपकी धर्म कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। पवित्र की अवधारणा किससे संबंधित है? रोजमर्रा की जिंदगी से, अपवित्र से, अलौकिक से, या आपके शक्ति से? तो मैंने मल्टीपल टाइम बताया होगा, जो आपके पवित्रता की अवधारणा है वो अक्सर संबंध आपके अलौकिक तत्वों से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सुपर नेचुरल। धर्म और जादू के पवित्र तथा विज्ञान की अपवित्र के धर्म को किसने रखा है? मॉर्गन ने, या ऑप्शन सी है बी, मालिनोव्स्की, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन, या एमिल दुर्किम। तो क्वेश्चन 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। जादू, धर्म और विज्ञान में क्या समानता है? तो याद रखिएगा, जादू, धर्म और विज्ञान में आपके अज्ञात की उन्मुखीकरण का समानता माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, धर्म अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसकी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? पहला ऑप्शन मैकाइवर, पेंज, आगवन, या गिन्सबर्ग। तो क्वेश्चन 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगवन। किसने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? एमिल दुर्किम, जॉनसन, ओटावे, या डेवी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वंचित सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन 76 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संसाधनों का विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शामिल है? शैक्षिक स्तर में बदलाव, राजनीतिक स्थिति में बदलाव, पर्यावरण में परिवर्तन, या बुनियादी ढांचे में बदलाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आपको बताना है कि किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन लंबे समय में धीरे धीरे होता है। क्वेश्चन 78 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकासवादी परिवर्तन। कौन सा कारक लोगों के रहने और काम करने के तरीके को प्रभावित करने सामाजिक परिवर्तन में योगदान दे सकता है? पहला ऑप्शन है तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास, राजनीतिक आंदोलन या जलवायु परिवर्तन। तो क्वेश्चन 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है सामाजिक पुनर्निर्माण में अंतिम लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन 80 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज स्वतः डैश है? आदिवासी, बहुलवादी, ग्रामीण या आपका शहरी? तो क्वेश्चन 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर डैश वर्णों में विभाजित किया गया था? 3, 4, 5 या 7? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आप राइट आंसर बता भी रहे हो वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका शूद्र। अगला क्वेश्चन है कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? ए आर देसाई या ऑप्शन बी है फेजर मैकाइवर या एम एल दुर्खेम? तो क्वेश्चन 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैशाखा पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि ये इसी दिन थी? क्वेश्चन 84 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व क्योंकि यह इसी दिन थी। बुद्ध के जन्म हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध की मृत्यु हो गई या ऑल ऑफ द अबव? तो क्वेश्चन 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है 85 भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली चार्कवाद, आजीविक, जैन धर्म और बुद्ध धर्म की विचारधारा को कायम रखती है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भारतीय दर्शन की अपरंपरागत प्रणाली। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के शिक्षक का अंतिम लक्ष्य क्या है? अहिंसा, त्याग, मोक्ष या मानव कल्याण की स्वैच्छिक प्रचार? तो क्वेश्चन 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मोक्ष। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार वर्धमान में महावीर जी का जन्म डैश में हुआ और उनकी मृत्यु डैश में हुई? क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें बिना टाइम वेस्ट हुए आपको पता होगा कि उनका जो जन्म होता है वो कुंड ग्राम में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो पाव में हुई थी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है उस जनजाति का क्या नाम है जो कि नियमगिरी पहाड़ियों के संरक्षण के वेदांत के विरुद्ध संघर्ष कर रही है? पहला ऑप्शन कोंदकटकंडा, कोरा ने कहा, उड़िया मुंडा या डोंगिरा कोंड? तो क्वेश्चन 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन काफी लेंदी और काफी हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो इतना आसान पूछा नहीं गया था आपके बिहार स्टेट 2024 में। क्वेश्चन देखोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर लेना और फिर भी सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से देख के जाना, क्योंकि जब इतना मेहनत किया है तो थोड़ा सा मेहनत से बचना मत। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है। स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट है आपका संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में निर्देशित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। सेकंड आपका स्टेटमेंट ये है कि संविधान की 5वीं अनुसूची किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और
अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को और नियंत्रण से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सत्य है, आपको ये बताना है। केवल वन, केवल टू, या सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि बिरहोर क्या है। मेघालय की जनजातियाँ है, या आपकी लद्दाख की जनजातियाँ है, या झारखंड की जनजातियाँ है, या आंध्र प्रदेश की जनजाति है आपका बिरहोर। तो याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति आपके झारखंड की एक खूबसूरत और आदिम जनजाति मानी जाती है, जो कि मुख्य जंगलों में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि बिहार में कितनी जनजातियाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8, 16, 24 या 32। और हमें 9 क्वेश्चन करने हैं, तो लास्ट तक बने रहना। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप चाहते हो डेली आपको एग्जाम तक डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो टोटल आपके बिहार में 32 जनजातियाँ निवास करती हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ताना भगत आंदोलन में कौन सी जनजाति संबंधित थी। पहला ऑप्शन उरांव, अगरिया, चुकुमत या सलाकार। एक एक मतलब जो अभी तक मैंने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद एक पॉइंट जो मैंने अभी तक नोटिस किया हुआ है कि बिहार स्टेट जो क्वेश्चन सेट करती है ना, वो कभी भी क्वेश्चन अपने हाथ से टाइप नहीं करते हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से उठाकर पूछे गए आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। मतलब ये ऑलरेडी ये सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वहाँ से क्वेश्चन को कॉपी किया गया है। ऐसा क्वेश्चन नया नहीं दिखा मुझे, सिवाय एक भी क्वेश्चन के जो लगे कि हाँ ये कुछ क्वेश्चन नया है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। इसलिए मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट्टा मार के जरूर जाना, क्योंकि बिहार स्टेट वाले उतने मेहनती नहीं है जो क्वेश्चन को नया सेट करे। और आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम है, क्योंकि एग्जाम के फॉर्म फिल करने और एडमिट कार्ड निकालने और एग्जाम का डेट देने में काफ़ी कम टाइम है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है क्वेश्चन को नया सेट कर पाएँ। तो आपके पास मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन रिपीट होगा। इसलिए आप ऐसा गलती मत करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों का वो संग्रह जो कि एक ही काओ और प्रजातियों का क्षेत्र है जहाँ एक साथ रहती हैं, तो उन्हें डैश ग्रुप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, उसे हम पॉपुलेशन के आधार पे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 आपको बताना है कि जनसंख्या के सिद्धांत का एक निबंध पुस्तक का राइटर कौन है। पहला ऑप्शन माल्थस, जेम्स प्रिंसेप, किन्स या आपके फ्रैंक। तो क्वेश्चन 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन है, माल्थीशियन सिद्धांत के अनुसार खाद्य तन्यता की आपूर्ति ज्यामितीय प्रगति में बढ़ाती है और द्वितीय संख्या अगणितीय प्रगति में बढ़ती है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 97 आपको बताना है कि ये सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वो स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में 2001 और 2001 दौरान जनसंख्या की दार्शनिक वृद्धि दर क्या थी। चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्लस 21.54, प्लस 20.5, प्लस 17.6 या प्लस 18.64। तो क्वेश्चन 98 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो भारत में जब 2001 और 2011 में जनसंख्या अंदाजे की जो वृद्धि दर थी वो 17.64 थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? पहला ऑप्शन कम मृत्यु पर, ऑप्शन बी है अवराजन, उच्च जन्म दर या उत्प्रवास। जो इमिग्रेशन करते हैं वो तो आपके बढ़ती हुई जनसंख्या कारक कभी नहीं हो सकते, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और आज का लास्ट और आपका बिहार स्टेट 2024 का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा परिवार नियोजन में 2020 कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 100 बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बिहार स्टेट 2024 का क्वेश्चन पेपर आपका खत्म होता है। 2023 का मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो आपको पूरा प्रॉपर सेट मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट आपको आंसर दिया रहेगा 2023 और 24 का। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं के सार्वभौमिक पॉज परिवार नियोजन 2020 कार्यक्रम पर इसे हिस्सा नहीं माना गया था। तो यहाँ पे आपके बिहार स्टेट 2024 के 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। जो आपको सेट मिलेगा इसमें आपको 2023 और आपको 24 का भी सेट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्याख्या सहित, प्लस आपको 10 प्रैक्टिस सेट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पर रहेंगे। और एक भी गलती बिल्कुल मिस मत करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख कर जाना, जिसमें आपको 2024 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और साथ में 10 प्रैक्टिस सेट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर रहेंगे, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ 251 पे। अगर आप चाहते हो कंप्लीट नोट्स जिसमें 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको 2023 का 24 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सप्रेशन सहित 10 प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज थ्योरी, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, ये आपको मिलेगा 501 रुपीज़ में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर आप चाहते हो ये सारे जो 10 प्रैक्टिस सेट है इसे हम प्रैक्टिस आपको करा दे, तो इसे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग, कीप शेयरिंग।